प्यारे बच्चों, पिछले कालखंड में हमने पिछले पीरियड्स में सांख्यिकी माध्य के अंतर्गत जो है बहुलक के बारे में चर्चा कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने ये देखा था कि बहुलक किसे कहते हैं, अर्थात बहुलक की क्या परिभाषा है, और उसी के अंतर्गत हम चर्चा कर रहे थे कि बहुलक का परिकलन, उसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। तो बहुलक के परिकलन के अंतर्गत हम आपको बता रहे थे कि बहुलक का परिकलन दो प्रकार से करते हैं। पहला आपको बताया गया था कि जब आंकड़े अवर्गीकृत हों, अनक्लासिफाइड हों, तब हम जो है बहुलक का परिकलन सिर्फ निरीक्षण से करते हैं। ठीक है, और इस पर आधारित आपको सवाल भी बताया गया था। आज हम देखेंगे बहुलक का परिकलन करना, जबकि हमारे पास जो है जो आंकड़े दिए गए हैं वो वर्गीकृत रूप में, क्लासिफाइड फॉर्म में हों। जब आंकड़े वर्गीकृत हों तब बहुलक ज्ञात करने का सूत्र होता है बहुलक मोड MO इज इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इनटू L2 माइनस L1। ये जो है जब आंकड़े हमारे वर्गीकृत रूप में हों, क्लासिफाइड फॉर्म में हों, तो बहुलक ज्ञात करने का सूत्र है, जहां L1 को हम कहते हैं बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। L2 होती है बहुलक वर्ग की उच्च सीमा। ठीक है, L1 क्या होती है? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। L2 होती है बहुलक वर्ग की उच्च सीमा। एवं F1 होता है बहुलक वर्ग की आवृत्ति या बारंबारता। F0 होती है बहुलक वर्ग के पूर्व की आवृत्ति। एवं जो F2 होती है वह बहुलक वर्ग के बाद वाली आवृत्ति होती है। ठीक है, तो जब हमारे पास आंकड़े वर्गीकृत में दिए गए हों तो बहुलक हम इस सूत्र से ज्ञात करेंगे, जहां इन प्रतीकों का क्या अर्थ है, इन संकेतों का क्या अर्थ है, इसके बारे में हमें स्पष्ट रूप से जानकारी होनी चाहिए। तो पुनः एक बार देख लीजिए, L1 क्या होती है? जिस वर्ग को हम बहुलक मानते हैं उसकी निम्न सीमा होती है। L2 जो है बहुलक वर्ग की उच्च सीमा होती है। F1 जो हमारा बहुलक वर्ग होता है
उसकी आवृत्ति होती है, उसको हम F1 से दर्शाते हैं। F0 जो बहुलक वर्ग हम मानते हैं उसके पहले की आवृत्ति या बारंबारता, एवं जो F2 है वो बहुलक वर्ग के बाद की आवृत्ति होती है। ठीक है, एक चीज और स्पष्ट हम बता दें कि जब भी हम जो आंकड़े दिए जाते हैं उनका बहुलक ज्ञात करते हैं तो सामान्यतः हम बहुलक वर्ग किसको मानते हैं, जिस वर्ग की आवृत्ति सबसे ज्यादा होती है, अधिक होती है, वह वर्ग हमारा कौन सा वर्ग कहलाता है, बहुलक वर्ग कहलाता है। ठीक है, तो चलिए जब आंकड़े वर्गीकृत रूप में दिए गए हों तो बहुलक कैसे ज्ञात करेंगे, इसको एक प्रश्न के माध्यम से हल करके देखते हैं। ठीक है, एक प्रश्न लेते हैं हम। निम्न सारणी का बहुलक ज्ञात करो। और हमारे पास सारणी इस प्रकार से दी गई है। वर्गांतर, संगत आवृत्ति, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, एवं 40 से 50। और इनके संगत बारंबारताएं क्रमशः दी गई है। 0 से 10 के लिए बारंबारता 4, 10 से 20 के लिए है बारंबारता 8, 20 से 30 के लिए है बारंबारता 12, 30 से 40 के लिए है बारंबारता हमारे पास 32 और 40 से 50 के लिए बारंबारता 20। ठीक है, हमें इसका क्या ज्ञात करना है, बहुलक ज्ञात करना है। तो इसका हल होगा जब भी हम किसी भी सारणी का बहुलक ज्ञात करेंगे, ठीक है, तो जो सारणी दिया गया है उसको पुनः आपको लिख लेना है। परीक्षा में या जहां पे भी आप हल करते हैं उसको हल करने के पहले उस सारणी को पुनः लिख लीजिए। ठीक है, उसके पश्चात कैसे लिखना है उसको हम आगे आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो मान के चलते हैं कि ये जो सारणी प्रश्न के रूप में दिया है उसको पुनः हम लिख लेते हैं। तो सारणी से स्पष्ट है कि सर्वाधिक बारंबारता या आवृत्ति वर्ग, सर्वाधिक आवृत्ति क्या है यहाँ पे 32 है ना। कौन से वर्गांतर के संगत है, 30 से 40 के लिए है। तो सर्वाधिक आवृत्ति 32 वर्गांतर 30 से 40 के लिए है। अतः वर्गांतर 30 से 40 क्या होगा, बहुलक वर्ग होगा।
बहुलक वर्ग की पहचान कैसे करेंगे? हमें जो सारणी दी गई होगी उसमें जिस पद की आवृत्ति, जिस वर्ग की आवृत्ति सर्वाधिक होगा वह हमारा क्या होगा? बहुलक वर्ग। तो निरीक्षण से हम देखते हैं कि सारणी से स्पष्ट है कि सर्वाधिक आवृत्ति 32, वर्गांतर 30 से 40 के लिए है, अतः वर्गांतर 30 से 40 बहुलक वर्ग होगा। ठीक है। अब चाहे तो आप अपनी सुविधा के अनुसार बहुलक ज्ञात करने का जो सूत्र है उसको कॉर्नर पे रफ में लिख सकते हैं, उससे हमको कौन कौन से पद ज्ञात करना है वो स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है। तो चाहे तो इस प्रकार से हम संक्षेप में बहुलक का सूत्र लिख सकते हैं और उसके आधार पर पदों की गणना करेंगे। बहुलक का सूत्र होता है L1 धन F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू L2 माइनस L1। ठीक है। वो हमारे पास सूत्र है, हम रफली उसको लिख चुके हैं। ठीक है। अब हम ज्ञात करेंगे, इसलिए L1 क्या होती है? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। ठीक है। हमारा बहुलक वर्ग क्या है? 30 से 40, अतः L1 का मान यहां क्या प्राप्त होगा हमें? 30। तो L1 बराबर हो जाएगी 30, L2 बराबर प्राप्त होगा बहुलक वर्ग की उच्च सीमा 40। उसके बाद सूत्र में अगला जो पद आता है, संकेत है F1। F1 क्या चीज होती है? F1 होती है बहुलक वर्ग की आवृत्ति, और यहां हमारा बहुलक वर्ग 30 से 40 है और उसके संगत आवृत्ति है 32, अतः F1 का मान होगा 32। F0 बहुलक वर्ग के पूर्व की आवृत्ति। ठीक है। और यहां बहुलक वर्ग 30 से 40 की संगत कौन सा वर्ग है? 20 से 30, उसकी आवृत्ति क्या है? 12, अतः F0 क्या आ जाएगी? 12। एवं F2 जो है बहुलक वर्ग के बाद की आवृत्ति, तो इसके बाद की आवृत्ति क्या है? 20। ठीक है। तो इस प्रकार से पहले हम पदों की गणना कर लेते हैं। जो जो हमको सूत्र में वांछित मान चाहिए उन मानों को पहले हम लिख लेते हैं। ठीक है। अब हम लिखेंगे बहुलक ज्ञात करने का सूत्र। अतः बहुलक MO बराबर L1 धन F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू L2 माइनस L1। एक चीज और आपको स्पष्ट कर दें, आप चाहे तो सूत्र में इस L2 माइनस L1 की जगह I संकेत का भी उपयोग कर सकते हैं। जहां I क्या होता है? वर्गांतराल होता है, तो L2 माइनस L1 की जगह I भी लिख सकते हैं। ठीक है। अब इस सूत्र में मान रखते हैं तो हमें प्राप्त होगा बहुलक MO इज इक्वल टू L1 का मान रखेंगे 30 धन F1 की वैल्यू है, हम देखते हैं 32 माइनस F0 का मान कितना है? 12 बटे 2F1 अर्थात 2 गुणित 32 ऋण F0 की वैल्यू है, उसका मान है 12 ऋण F2 का मान है 20 गुणित L2 माइनस L1 अर्थात 40 ऋण 30। ठीक है। इस प्रकार से हम पहले मान रखते हैं और उसको हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा बहुलक
बराबर 30 धन 32 में 12 को घटाएंगे हमें प्राप्त होगा 20 बटे 2 गुणित 32 अर्थात 64 ऋण 12 और ऋण 20 दोनों आपस में जुड़ेंगे, ये हमें प्राप्त होगा ऋण 32 गुणित 40 में से 30 को घटाएंगे हमें प्राप्त होगा 10। ठीक है, या बहुलक बराबर 30 धन 20 बटे इस 64 में हम 32 को घटाते हैं। ठीक है, हमें प्राप्त होगा 32 गुणित 10। अब इसको हम हमारी सुविधा अनुसार काट सकते हैं। ठीक है, तो काटने पर हमें ये प्राप्त होता है, चाहे तो आप इसको रफली काट सकते हैं। चलिए यहाँ पे मैं रफ में काट के आपको बता देता हूँ। 20 बटे 32 गुणित 10। ठीक है, इसको हम 2 से काटते हैं, 2 पंचे 10 और 16 दूनी 32। ठीक है, इसको पुनः अलग से हम कंफ्यूज ना हो इसलिए लिख करके देखते हैं। 20 गुणित 5 बटे 16। अब ये चूंकि सम संख्या है तो हम बड़ी से बड़ी सम संख्या से काटने का प्रयास करते हैं, जो दोनों को विभाजित करते वो है 4 पंचे 20 और 4 चौक 16। तो इस प्रकार काटने पर हमें कितना मान मिला, ये दोनों अभाज्य संख्याएं हो गई। तो 5 गुणित 5 25 बटे 4। तो यहां हम लिखेंगे 25 बटे 4। ठीक है, अब इसको और आगे हल करते हैं। 25 को 4 से डिवाइड करेंगे हमें प्राप्त होगा मोड बहुलक MO इज इक्वल टू 30 प्लस 25 को 4 से भाग देंगे कितना प्राप्त होगा हमें, ये प्राप्त होगा 6.25। ठीक है, अब भाग देके देख सकते हैं। अब इसको जोड़ दीजिए तो हमें अभिष्ट बहुलक प्राप्त होगा 30 धन 6.25 36.25 और ये हमारा उत्तर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हम जब आंकड़े वर्गीकृत रूप में दिए गए हों तो सूत्र के माध्यम से जो है बहुलक की गणना करते हैं। क्लियर है, कोई डाउट? ठीक, नोट कर लीजिए। एक चीज मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि जब भी आप हल करेंगे, ठीक है, कॉपी में या एग्जाम में जहां भी हल करते हैं, ये जो सारणी दी गई रहेगी उसको सबसे पहले दिया है के रूप में आप लिखिएगा। ठीक है, उसके बाद इस पद को आपको लिखना है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं हम। आगे चर्चा करते हैं कि ये जो बहुलक है इसके क्या गुण और दोष हैं। तो बहुलक के गुण एवं दोष। बहुलक के गुण के अंतर्गत पहला लेते हैं हम
पहला गुण क्या हो सकता है, क्या अच्छी बात है इसमें कि इसकी गणना सरल है। ठीक है, कैसे सरल है? आप देखते हैं कि जब आंकड़े जो है अवर्गीकृत रूप में हो, है ना, तो सिर्फ निरीक्षण करके हम जो है बहुलक ज्ञात कर सकते हैं, इसलिए इसकी गणना जो है सरल है। दूसरा गुण क्या होगा कि इसका व्यवहारिक उपयोग है, इसका व्यवहार में हम उपयोग कर सकते हैं। चूंकि इसकी गणना सरल है इसलिए इसको समझना भी सरल है। तो ये इसके गुण हो गए। दोष में देखें तो दोष के अंतर्गत यह है कि यह सुपरिभाषित नहीं है। कैसे सुपरिभाषित नहीं है? यदि सामान्यतः देखिए हम बहुलक कैसे गणना करते हैं कि दिए गए आंकड़े में जिस पद की आवृत्ति सर्वाधिक हो, ठीक है, वह क्या होता है, बहुलक वर्ग होता है या बहुलक होती है। लेकिन यदि कोई पद समान रूप से दो बार आए, मतलब दो पदों की आवृत्तियां यदि क्या हो, समान हो, तो सिर्फ जो है निरीक्षण से हम बहुलक ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये इसका दोष है कि यह स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं है। और दूसरा, इसका जो बीजगणितीय विवेचन के उपयुक्त नहीं है। ठीक है, तो यह इसका जो है बहुलक का क्या हो गया, दोष हो गया। यह सभी पदों पर आधारित भी नहीं होता, तो इसके गुण और दोष को हम दो दो तीन तीन बिंदुओं के अंतर्गत याद रख सकते हैं। ठीक है, एक मिनट। तो अब तक हमने जो है सांख्यिकी माध्य के अंतर्गत समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक के बारे में अध्ययन किया। अब हम ये देखते हैं कि इन तीनों में आपस में क्या संबंध होता है। समांतर माध्य, माध्यिका एवं बहुलक में संबंध। तो समानांतर माध्य, माध्यिका एवं बहुलक में जो संबंध होता है वह इस प्रकार से है, बहुलक बराबर 3 गुणित माध्यिका
ऋण 2 गुणित समांतर माध्य संकेत के रूप में इसे प्रदर्शित करें तो मोड एमओ इज इक्वल टू 3 md मीडियन माइनस 2 मीन। इस सूत्र के माध्यम से हम जो है समांतर माध्य, माध्यिका एवं बहुलक में जो संबंध है उसे आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अर्थात यदि हमें समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक में कोई भी दो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप मालूम हैं तो हम जो तीसरा अज्ञात है उसे इस सूत्र में मान रख करके आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इस पर आधारित एक सवाल लेते हैं हम। प्रश्न है यदि माध्य 4.5 एवं माध्यिका 4 हो तो बहुलक ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमारे पास प्रश्न है यदि माध्य, माध्य से तात्पर्य है समांतर माध्य 4.5 एवं माध्यिका 4 दी गई हो तो बहुलक ज्ञात कीजिए। इसका हल होगा, जो दिया है उसे पहले लिख लेते हैं। दिया है समांतर माध्य बराबर कितना दिया है 4.5। माध्यिका ये हमें दिया है 4, हमें ज्ञात करना है बहुलक। बहुलक का मान हमें ज्ञात करना है। अब हम सूत्र लिखेंगे। हम जानते हैं कि बहुलक, समानांतर माध्य और माध्यिका में क्या संबंध होता है, तो सूत्र है हमारा बहुलक बराबर 3 गुणित माध्यिका ऋण 2 गुणित समांतर माध्य। ये हमने जो है अभी बहुलक, माध्यिका और समानांतर माध्य में क्या संबंध होता है उसके अंतर्गत इस सूत्र को भी देखा। ठीक है, अब हमें ज्ञात है समानांतर माध्य का मान और माध्यिका का मान। उन मानों को हम इस सूत्र में रखेंगे और अभिष्ट जो बहुलक का मान है उसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, चलिए मान रखते हैं। तो बहुलक बराबर 3 गुणित माध्यिका की जगह रखेंगे 4 ऋण 2 गुणित समानांतर माध्य की जगह रखेंगे 4.5। आगे हल करने पर बहुलक बराबर 3 का 4 से गुणा करने पर हमें प्राप्त होगा 12 ऋण 2 को हम 4.5 से गुणा करें तो हमें प्राप्त होगा 9। ठीक है, या बहुलक बराबर 12 ऋण 9 अर्थात 3, और यही हमारा अभिष्ट उत्तर होगा। इस प्रकार
केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के अंतर्गत समानांतर माध्य, माध्यिका या बहुलक में से कोई भी दो माप यदि हमको मालूम है तो तीसरे माप को हम बड़ी आसानी से इस संबंध सूत्र में मान रख करके ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर है? नोट कर लीजिए इसे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। अब हम चर्चा करते हैं वृत्त आरेख या पाई आरेख या पाई चार्ट भी कहते हैं इसे हम। पाई आरेख के बारे में चर्चा करते हैं। तो वृत्त आरेख या पाई आरेख क्या होता है? जब आंकड़ों को निरूपित करने के लिए या जब आंकड़ों के संगत तुल्य क्षेत्रफल को एक वृत्त के द्वारा निरूपित किया जाता है या निरूपित करने के लिए वृत्त खींचे जाते हैं तो उसे हम वृत्त आरेख या पाई आरेख कहते हैं। फिर से एक बार देख लीजिए कि जब आंकड़ों के तुल्य क्षेत्रफल को निरूपित करने के लिए, उसको दर्शाने के लिए वृत्त खींचे जाते हैं तो उस आरेख को हम वृत्त आरेख या पाई आरेख कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए एक मैं सवाल ले रहा हूं कि विभिन्न भाषा में बनी फिल्मों की संख्या हमें निम्न सारणी अनुसार प्राप्त है। भाषा और इनमें बनी फिल्मों की संख्या। हिंदी, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़। ठीक है, ये विभिन्न भाषाएं हैं और इनमें बनने वाली फिल्मों की संख्या, हिंदी बनने वाली फिल्मों की संख्या 144, तेलुगु भाषा में बनने वाली फिल्मों की संख्या है 81, मलयालम में बनने वाली फिल्मों की संख्या है 64 तथा कन्नड़ में बनने वाली फिल्मों की संख्या है 9। अब हम इसे जो है वृत्त आरेख के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, तो पुनः उसी प्रक्रिया को अपनाएंगे हम। जब हल करेंगे इस चार्ट को पुनः यहां लिख लेंगे। ठीक है, सारणी देखने से स्पष्ट है कि वृत्त आरेख के लिए वृत्तों की त्रिज्या आप जानते हैं कि कोई भी वृत्त हमें खींचना है तो उसके लिए हमें त्रिज्या ज्ञात होनी चाहिए, है ना।
तो आप इस सारणी का अवलोकन करते हैं तो देखते हैं कि निश्चित रूप से ये जो संख्याएं दी गई हैं वो क्या है, किस रूप में है, ये जो है किसी न किसी संख्या का जो है वर्गमूल है, सॉरी वर्ग है, किसी न किसी संख्या का ये वर्ग है। तो हम देखते हैं कि वृत्तों की त्रिज्या ज्ञात करना है। अतः हिंदी भाषा के लिए जो है कि फिल्मों के लिए वृत्त की त्रिज्या ये क्या प्राप्त होगी हमको, वर्गमूल 144 कर दें अर्थात 12। कितना प्राप्त होगा, 12। उसी प्रकार तेलुगु भाषा की फिल्मों के लिए वृत्त की त्रिज्या हम देखते हैं 81 का वर्गमूल ले लेंगे। 81 का वर्गमूल होता है 9। मलयालम भाषा के लिए वृत्त की त्रिज्या ये हमें प्राप्त होगी वर्गमूल 64 अर्थात 8। इसी प्रकार हम निकालेंगे कन्नड़ भाषा की फिल्मों के लिए वृत्त की त्रिज्या बराबर वर्गमूल 9 अर्थात 3। ठीक है। इस प्रकार हम प्रत्येक भाषा की फिल्मों के लिए मतलब अलग अलग वृत्त करने के लिए, वृत्त खींचने के लिए उनकी त्रिज्याएं ज्ञात कर लेते हैं। अब हमें जिस माप की त्रिज्याएं मिली हैं उतनी माप की हम जो है वृत्त खींच लेते हैं। अतः एक चीज हम आपको स्पष्ट बता दें, जैसे इसमें है 12, ठीक है, ये सर्वाधिक सबसे बड़ी त्रिज्या क्या दिख रही है, 12। अब यदि आपके पास स्थान का अभाव है तो निश्चित रूप से आप जो 12 सेंटीमीटर या वाली जो त्रिज्या है उसको थोड़ा बड़ा बना दीजिए, उसके परिमाण के अनुसार मतलब हमको जो है वृत्त का निर्माण करना है। तो हमें इस प्रकार से वृत्त प्राप्त होंगे। एक 12 सेंटीमीटर वाला प्राप्त होगा, इसकी त्रिज्या आप यहां लिख दीजिए 12 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर, सॉरी मीटर में तो नहीं आगे इतना लंबा माप है ना, तो आप 12 करके जो है आप दर्शा सकते हैं। और इसके नीचे ये किस भाषा के लिए बना है, हिंदी, तो आप यहां हिंदी लिख दीजिए नीचे में, ये हिंदी भाषा को दर्शाएगा, हिंदी भाषा की फिल्मों की संख्या को दर्शाएगा। उसी प्रकार अगला वृत्त है हमारा 9 सेंटीमीटर का मान के चलते हैं, ये हो जाएगा उससे छोटा अपेक्षाकृत, ये 9 के लिए हो गया। और ये किस भाषा के लिए हो गई, तेलुगु, इसके नीचे आप लिख दीजिए तेलुगु। अगला हमारा जो वृत्त बनेगा वो 8 इकाई का बनेगा, जो कि अपेक्षाकृत 9 से थोड़ा सा छोटा बना देते हैं। ये हम मान के चलते हैं 8 इकाई है, ये हमारे लिए होगा
मलयालम भाषा का, इसके नीचे हम मलयालम लिखेंगे, तथा कन्नड़ भाषा के लिए जो फिल्मों की जो संख्या है ना, 9 है, उसके संगत त्रिज्या हमें प्राप्त हुआ है 3 इकाई। अतः वो इस प्रकार से हम 3 इकाई को सबसे छोटे के रूप में दर्शाएंगे, और ये हो गया हमारा कन्नड़ भाषा का। तो इस प्रकार हम जब संबंधित आंकड़े को अलग अलग वृत्त के द्वारा निरूपित करते हैं तो इस प्रकार का आरेख क्या कहलाता है? वृत्त आरेख या पाई आरेख कहलाता है। ठीक है, इसमें हमने देखा था कि सभी आंकड़ों को व्यक्तिगत रूप से अलग अलग दर्शाया है। ठीक है, अब हम ऐसे पाई चार्ट का भी निर्माण करते हैं जिसमें दिए गए आंकड़ों को हम एक ही वृत्त के अंतर्गत उप विभाजित करके एक पाई चार्ट के रूप में प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, चलिए उसके बारे में संक्षेप में चर्चा कर लेते हैं। तो आगे हम संक्षेप में चर्चा करते हैं उपविभाजित वृत्त आरेख। सब डिवाइडेड पाई डायग्राम। जब हमें जो आंकड़े प्राप्त होते हैं उसको एक वृत्त के विभिन्न त्रिज्या खंडों में विभक्त करके प्रदर्शित करते हैं, तो इस प्रकार के जो हमें आंकड़े प्राप्त होंगे उसे हम उपविभाजित वृत्त आरेख या उपविभाजित आरेख कहेंगे। ठीक है, और इसको हम जानते हैं कि एक वृत्त के केंद्र पर कितने अंश का कोण बनता है? 360 अंश का कोण बनता है। वृत्त के केंद्र पर कितने अंश का कोण बनता है? तो वृत्त के केंद्र पर 360 अंश का कोण बनता है। अतः हमें जो भी आंकड़े दिए जाएंगे उसको हम इस 360 अंश के मान के रूप में छोटे छोटे अंशों में हम विभाजित करते हैं, और इस प्रकार से विभाजित करते हैं कि जितने भी आंकड़े प्राप्त होंगे उन आंकड़ों का जो अंशी माप होगा, कुल अंशी माप होगा, उसका माप कितने अंश के बराबर होना चाहिए? 360 अंश के बराबर होगा। तो अंशी माप में विभक्त करने के लिए या उप विभाजित वृत्त आरेख खींचने के लिए हम एक सूत्र लिखते हैं। और वो सूत्र क्या होता है? तो वो सूत्र है केंद्र पर बना समानुपाती कोण बराबर ये होता है संगत बारंबारता गुणित 360 बटे बारंबारताओं का योग।
इस सूत्र की सहायता से हम जो भी हमको बारंबारताएं दी जाती है उसके द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनने वाला समानुपाती कोण ज्ञात कर लेते हैं और उसे अंत में एक वृत्त में जो है पाई चार्ट के रूप में दर्शाते हैं। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या देखा? आज हमने देखा कि बहुलक जबकि आंकड़े वर्गीकृत रूप में दिए गए हों तो कैसे ज्ञात किया जाता है, इसके बारे में चर्चा किया। बहुलक के गुण दोषों के बारे में अध्ययन किया और साथ ही साथ हमने ये देखा कि वृत्त आरेख किसे कहते हैं, व्यक्तिगत वृत्त आरेख कैसे खींचे जाएंगे, ठीक है, और उपविभाजित वृत्त आरेख खींचने के लिए केंद्र पर बनने वाला जो समानुपाती कोण है उसे हम किस सूत्र से निर्धारित करते हैं इसके बारे में चर्चा किया। ठीक है, अगले कालखंड में हम जो है इस पर आधारित अर्थात वृत्त आरेख या पाई आरेख पर आधारित अन्य सवालों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।